ये पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा रेलवे वालों के लिए, क्योंकि इस बुक में जो लास्ट में रेलवे का दिया गया वो भी कंप्लीट होगा और भी जो भी पार्ट चल रहा है वो भी कंप्लीट होगा ही। तो आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बुक है एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022। मैं किस करंट अफेयर की बात कर रहा, लास्ट में जो रेलवे स्पेशल करंट अफेयर है ना, पेज नंबर 153 में करीब 7-8 पेज है वो होगा, और साथ ही हमारा जो चल रहा है पेज नंबर 28 के आसपास से, तो ये सब जो भी है 5-6 एक्सरसाइज वो भी इस वीडियो में होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 42वां एक्सरसाइज रेलवे स्पेशल करंट अफेयर दिया गया। नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की गई। 2021 में भारत गौरव ट्रेन, यह एक प्रकार का थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन है। इस ट्रेन का संचालन निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों के द्वारा किया जाएगा। निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों करेगा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन कहाँ पे है? भोपाल में। कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? भोपाल। जिसका पुराना नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का ही नाम बदल के हो गया कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में है। भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल का इमारत बनेगा, यह है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गांधीनगर रेलवे स्टेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर किसके द्वारा 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक एकता सप्ताह का आयोजन किया गया? भारतीय रेल संग्रहालय। भारतीय रेल संग्रहालय के द्वारा 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक एकता सप्ताह का आयोजन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। भारत की पहली नई 3AC इकोनॉमिक कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला? तो गति शक्ति एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक। गति शक्ति एक्सप्रेस। किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने भारतीय रेल के पहले AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की शुरुआत की है? तो यह है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र मेल। ब्रह्मपुत्र रेलवे, जो कि दिल्ली से कामाख्या तक चलेगी। दिल्ली से कामाख्या तक। चर्चा में चल रही बम्बई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है? 508 किलोमीटर। 508 किलोमीटर। देश की पहली UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग कहाँ खोला गया? काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली में। UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग। अब यहाँ भारतीय रेलवे का अभी जो वर्तमान में आज़ादी महोत्सव चल रहा, क्योंकि 75वां वर्ष कंप्लीट होने वाला, तो 75 सप्ताह तक होगा आज़ादी महोत्सव। तो इसके लिए क्या सब है? इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 75 रेलवे स्टेशन पर हैंडलूम और खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें सप्ताह के दौरान भारतीय रेल ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया, जिससे देश के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ा जा सकेगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के नए संस्करण को राष्ट्र को समर्पित किया है? मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले जो सुर मेरा तुम्हारा गाना सुने होंगे आप लोग। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण अभी रेलवे कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है और इसे गाया भी इन्हीं लोगों ने है। अगर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? 25 खिलाड़ी। 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मतलब पदक जीता? तो 5 खिलाड़ी। 5। अब पदक जो जीता उस सबका नाम है साइखोम मीराबाई चानू, ये नेशनल फ्रंटियर रेलवे भारोत्तोलक से सिल्वर 2 करोड़ जीती, मतलब ये जो साइड में अमाउंट है वो भारतीय रेलवे के द्वारा दिया गया। रवि कुमार NR से थे, मतलब कुश्ती सिल्वर जीते थे। अच्छा, एक आपके मन में हो सकता है प्रश्न कि क्या मीराबाई चानू रेलवे में जॉब करती थी? ऐसा नहीं होता है, मतलब रेयरली कभी कभी ऐसा भी तो जॉब करते हैं। नहीं तो होता क्या है ना कि उन लोगों को मानद उपाधि या फिर वैसे ही ज्वाइन करवा लेता है, रेलवे का प्रचार हो इसलिए, ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। रवि कुमार नॉर्थ रेलवे की थी कुश्ती। बजरंग पुनिया नॉर्थ रेलवे कुश्ती ब्रॉन्ज।
अमित रोहिदास, नाम याद रखिएगा, अमित रोहिदास WR वेस्टर्न रीजन हॉकी टीम, ये ब्रॉन्ज जीते। नीलकंता शर्मा WR वेस्टर्न रेलवे, ये हॉकी टीम से थी, पुरुष में ब्रॉन्ज जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित थी? सेंट्रल रेलवे से। सेंट्रल रेलवे, वंदना कटारिया। रेलवे मंत्रालय ने ओलंपिक में शामिल होने वाले रेलवे के खिलाड़ी एवं कोच के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा किसके तहत किया है? मतलब जैसे जो स्वर्ण पदक जीता उसको 3 करोड़, स्वर्ण पदक वाले को 3 करोड़, रजत पदक 2 करोड़, कांस्य पदक वाले को 1 करोड़। और जो 4 से लेकर 8वें पोजीशन तक रहे, जैसे कि मिल्खा सिंह चौथे नंबर पे थे, तो उस टाइप पे 4 से लेकर 8वें तक थे, उनको 35 लाख। स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को 25 लाख, रजत पदक विजेता एथलीट के कोच को 20 लाख, कांस्य पदक विजेता एथलीट के कोच को 15 लाख। ओलंपिक क्वालिफाई कराने वाले रेलवे खिलाड़ी को 7.5 लाख। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा सदस्य हैं ओडिशा से। वे IIT कानपुर के छात्र भी रहे हैं। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी का भी कार्यभार संभाले हुए हैं। वर्तमान में 2 रेल मंत्री हैं, एक तो है दर्शना जरदोश और पाटिल दानवे। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, CEO हैं, सुनीत शर्मा। इससे पहले पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में ये कार्य कर रहे थे, वो भी IIT कानपुर के ही छात्र हैं। रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO विनोद कुमार यादव बने थे। विनोद कुमार यादव, इससे पहले वही थे। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को आसान बनाने के लिए सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल ने किसके साथ साझेदारी किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ। पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फास्टैग आधारित जो दिल्ली मेट्रो पार्किंग है वो पेटीएम पेमेंट बैंक से साझेदारी किया है। अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क की कुल लंबाई कितना है? 63,949, और इसको 2030 तक जो है वो विद्युतीकृत कर देगा। कोंकण रेलवे 740 किलोमीटर लंबाई मिलाकर कुल लंबाई 64,689 रूट किलोमीटर हो जाएगा। अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क के कुल कितने प्रतिशत भाग का विद्युतीकृत हो चुका है? 71%। और मैंने जिक्र किया कि 2023 तक क्या हो जाएगा, वो पूरा कर लेगा। मैं ऊपर क्या कहा था? 2030 तक कहा था, 2023 तक ही कहा था, शायद 2023 तक ही कहा था। आगे बजट 2021-22 के अनुसार ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण को 46,000 रूट किलोमीटर अर्थात 72% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य यहाँ पे लिखा भी है। 2023 तक जो है पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉडगेज नेटवर्क। फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल के किस रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट होने की खबर आई थी? मिमतिता रेलवे स्टेशन। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? ये है हावड़ा कालका मेल। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसका निर्माण शुरू होने पर IGVC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया, केवड़िया रेलवे स्टेशन। रेल बजट के अनुसार भारतीय रेलवे ने 2030 तक के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार किया है। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। भारतीय रेलवे के मॉडल शेयर को 45% तक पहुंचाने का लक्ष्य बजट के अनुसार रखा गया 2050 तक। रेल मंत्री ने नई लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा की है। यह नीति कब लागू होगी? 10 फरवरी 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार रेलखंड राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि 306 किलोमीटर लंबा है। यह रेल किस खंड के डेडिकेशन फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा है? पश्चिमी गलियारा। हाल ही में तेलंगाना के किस रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया? भद्राचलम रोड स्टेशन को रामायण सर्किट से जोड़ा गया। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? ये बन रहा है चिनाब नदी पर, जो कि 359 मीटर ऊंचाई पर है। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा हो जाएगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। चिनाब नदी पर बन रहा है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा? जम्मू से कटरा और रियासी के बीच में
उसे अंजी पुल नाम दिया गया, अंजी पुल। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा? इजाई नदी पर। इजाई नदी मणिपुर में। इस पुल की ऊंचाई 141 मीटर है। यह प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा? मंडपम, मंडपम तमिलनाडु, मंडपम तमिलनाडु। इसे पंबन रेलवे पुल नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 2.05 किलोमीटर होगा, जिसे मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रेलवे मंत्रालय ने रखा है। पंबन रेलवे ब्रिज किसको जोड़ेगा? तो ये रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु से, रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से जोड़ेगा। समुद्री ब्रिज पंबन को दिसंबर 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य सरकार रखी है, जिसमें रामेश्वर तक श्रद्धांजलु जो होता है, श्रद्धांजलु क्या होता है, श्रद्धालुओं माफ कीजिएगा, श्रद्धालु की पहुंच आसान हो सकेगी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे, श्रद्धांजलि एक होता है ना, वो अलग चीज़ होता है ना। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? श्री सुद्धारोडा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर्नाटक, जिसकी लंबाई 1505 मीटर होगी। इसका पुराना नाम क्या है? हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन, नया नाम क्या हो जाएगा? स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर्नाटक, याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच जयनगर से लेकर कुर्था रेलवे संपर्क 34.9 किलोमीटर लंबा, ये नेपाल तक चलेगा, बिजलपुरा तक, बिजलपुरा, नेपाल के बिजलपुरा तक। आगे इसे बढ़कर बिजलपुरा के बर्दीवास तक करने की योजना है। जयनगर कुर्था रेलवे खंड जयनगर बिजलापुरा बर्दीवास रेल, जो कि 68.72 किलोमीटर परियोजना का एक हिस्सा है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके अगले या इसके पहले चरण के तहत बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से रेल लाइन को नेपाल के कुर्था से जोड़ा जाएगा। विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 के तहत भारतीय रेलवे ने कितने पुरस्कार जीते हैं? 13 पुरस्कार जीते हैं। प्रथम पुरस्कार इसमें पश्चिमी रेलवे को मिला है, पश्चिमी रेलवे को। रेल मंत्रालय के तहत आने वाले किस संस्था को भंग करने का आदेश दिया गया? भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम, ये भंग हो जाएगा। किस संस्था ने सभी रेल संपत्तियों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे में इंटीग्रेटेड रियल टाइम इंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। रेलवे से व्यापार करना और आसान बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय किसके साथ समझौता कर रहा? आईआरसीटीसी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश के कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रहा? जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड के साथ। ये दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी काम कर रही है। FOIS फ्रेट ऑपरेशन FOIS फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोयला माल ढुलाई डेटा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया? CRIS के साथ, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाला चंडीगढ़ जो है देश का 5वां स्टेशन बना। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उन स्टेशन को दिया जाता है जो यात्री को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मानक स्थापित करता है। FSSAI के द्वारा इससे पहले जो 5 स्टार ईट राइट स्टेशन है, जिसमें कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल रेलवे टर्मिनल या स्टेशन, बड़ौदा रेलवे स्टेशन और अभी 5वां चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया? विनोद कुमार यादव जो कि रेलवे के पहले CEO बने थे। स्कॉच अवार्ड 2021 का कोविड-19 के जवाब में उत्कृष्टता की श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसे मिला? दक्षिण रेलवे को मिला स्कॉच अवार्ड।
भारतीय रेलवे के शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता रेल मदद। रेल मदद। रेल इंडोरा ऐप शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में चौथा स्थान मिला। रेल इंडोरा ऐप। भारत की पहली फास्ट टैग यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा। ये काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर चला। काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष के रेल सेवा समझौते को संशोधित किया गया? 2004। अप्रैल 2021 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ट्रेन के रखरखाव और संचालन में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी गुवाहाटी। डीआरडीओ किस मेट्रो रेल नेटवर्क को मानव अपशिष्ट के उपसंचार डीआरडीओ किस मेट्रो रेल नेटवर्क को मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीक की सहायता प्रदान करेगा? महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। रिपीट करते हैं। डीआरडीओ किस मेट्रो रेल नेटवर्क को मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीक की सहायता प्रदान करेगा? महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। इसे IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया। पहले जापान में होता था। सस्ते दर पे आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा, होटल। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क बना दिल्ली मेट्रो रेल। त्रिशूल और गरुड़ नामक लंबी दूरी की ट्रेन की शुरुआत किस रेलवे जोन ने किया? दक्षिण मध्य रेलवे का त्रिशूल और गरुड़। हाल ही में जंगल टी टॉय ट्रेन की सफारी की शुरुआत किस स्टेशन से हुआ? सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक। आगे है किसान रेल। पहली किसान रेल ये देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना तक चला। पहली किसान रेल। दूसरी किसान रेल ये दक्षिण भारत की पहली थी, हालांकि अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चला। किसान रेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहला वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नासिक महाराष्ट्र से वो बिहार तक चला था, देवलाली से दानापुर तक। तीसरा किसान रेल बेंगलुरु से हजरत निजामुद्दीन तक, यानी कर्नाटक से दिल्ली। चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी से लेकर आदर्श नगर दिल्ली तक। 100वां किसान रेल जो है वो संगोला महाराष्ट्र से लेकर शालीमार पश्चिम बंगाल तक चला। रेल कौशल विकास योजना के तहत अगले 3 वर्ष में कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? 50,000। केवल 1 महीने में 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। 40वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन है 6000 HP क्षमता का। किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेलवे मंत्रालय ने निर्धारित की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किस योजना के तहत 4 प्रबंधन किया गया है? ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल ये है परियोजना। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में किया गया था। भारत सरकार ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर ये कोलकाता शहर के आसपास। रेलवे मंत्रालय ने सितंबर 2020 में क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया। क्लोन ट्रेन क्या था? रेलवे के वेटिंग टिकट से निजात पाने के लिए एक ही नंबर के साथ उसी तरह के 2 ट्रेन का परिचालन करेगी। दूसरे ट्रेन को क्लोन ट्रेन कहा जाएगी। कितना अच्छा चीज़ हुआ है, पर चले तब तो। इस ट्रेन में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मात्र 10 दिनों का होता है। भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा से करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। भारत रेलवे द्वारा 2030 तक अपने खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है, ताकि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा बनाने का लक्ष्य का पूर्ति हो। वर्तमान में रेलवे की वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 500 मेगावाट की क्षमता वाले सौर संयंत्र रेलवे की इमारतों की छत पर लगाकर और 500 मेगावाट की कुल सौर संयंत्र रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीन पर लगाकर पूर्ति करेगा।
वर्तमान में 960 से अधिक स्टेशनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा चुका है। 960 से अधिक स्टेशनों को। रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करके ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ है। भारत ब्रिटेन के बीच भारतीय रेल की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोडो का फुल याद रखिएगा, रोल ऑन रो ऑफ एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था ये रोडो का फुल फॉर्म सेवा दक्षिण पश्चिमी रेलवे के नेलमंगला बेंगलुरु के पास है के बेल यानी सोलपुर के पास है के बीच शुरू किया गया। आरओ सेवा विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुली रेलवे वैगनों पर ले जाने की ये एक योजना थी। हाल ही में मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई है। कहाँ पे? मढ़ौरा में और मधेपुरा में। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन WAG-12B बनाया गया। इस शक्तिशाली इंजन का पहला वाणिज्यिक परिचालन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच हुआ, जिसमें 118 वैगन तो डब्बा होता है। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जो स्वदेश में ही ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों में शामिल हो गया। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने फ्रांस के असोल्ट कंपनी के 12,000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद सह रखाव समझौते पर हस्ताक्षर किया। 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो का ऐतिहासिक समझौता भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी FDI योजना के तहत किया गया है। FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की भी शुरुआत करी है। अगस्त 2020 में हुबली में एक रेलवे संग्रहालय देश को समर्पित किया गया। हुबली में मैसूर रेल संग्रहालय के बाद यह दक्षिण पश्चिम रेलवे का दूसरा रेल संग्रहालय होगा। दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे अपना सभी रेल डिब्बों में RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना है। अभी तक 23,000 रेल डिब्बे में ये लगा दिया जा चुका है। इसका फुल फॉर्म तो याद रख लीजिए, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा, जिसमें सूखी मिर्च। इसे रेडिप लेम यानी गुटूर के बेनापोल बांग्लादेश के बीच लगाया गया है। चर्चा में रहा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थापित होगा? जमालपुर बिहार। मीडिया खबरों के अनुसार इसे लखनऊ स्थानांतरित करने की बात भी सामने आई है। हाल के समय में चर्चा में रहा डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? मुंबई से पुणे डेक्कन क्वीन। इस विरासत ट्रेन की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के द्वारा उन्नयन किया जा रहा है। भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों एवं वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स यानी रेल भोजनालय शुरू किया। 2 पुराने कोच को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदलकर। भारतीय रेलवे में पहली बार एक वित्त वर्ष में किसी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई 2019-20 में। इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसके आधारित आस्क दिशा चैटबोट सेवा की शुरुआत करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्क दिशा है, ठीक ना, ऐसे लिख दिया। आस्क दिशा ये क्या है? रेलवे ने जारी किया, एक चैटबोट होगा जो अपने आप आंसर देगा, होता है ना एक चैट बॉक्स जैसा। अब इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए भी विकसित किया गया। आगे HRMS मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्था में वर्ष 2020-21 में शिक्षण कार्यक्रम एवं अनुसंधान के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह भारतीय रेलवे के 3 डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, जिसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई और ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट ये
खड़गपुर से विजयवाड़ा। रिपीट कर लेते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा। भारतीय रेल की शिकायत निवारण पोर्टल रेल मदद को नागरिक केंद्रीय सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ करी? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर यह भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 500 किलोग्राम कचरा है। प्लास्टिक और ई कचरा समेत सभी तरह के कचरे को लाइट डीजल तेल में बदला जा सकता है। इसका इस्तेमाल भट्ठी जलाने में भी होता है। अब यहाँ पे वाईफाई सुविधा देने वाला कुछ फेमस, जैसे कि पहला अगर बात करें तो मुंबई सेंट्रल 1000वां रे रोड, 2000वां राणा प्रताप नगर स्टेशन, 3000वां एलनाबाद, 4000 में तिनसुकिया, 5000वां बना था मदीनापुर और 6000वां हजारीबाग। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सेंट्रल मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने वाला पहला देश बना था। ये जनवरी 2016 में ही हो गया था। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? वाईफाई में गूगल कर रहा है हेल्प। रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध करवाने के लिए रेल मंत्रालय के मिनी रत्न कंपनी रेलटेल से समझौता किया है। रेलटेल से, याद रखिए गूगल भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक ना। वाईफाई रेल वायर ब्रॉड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य देश के सभी स्टेशनों हॉल्ट को छोड़कर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध करवाएगा। अब जो देखोगे ना वाईफाई पे गूगल लिखा भी रहता है, गूगल टेक का इस टाइप का। आगे आपका पूर्व मध्य रेलवे का महुआ मिलन स्टेशन सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई स्टेशन उपलब्ध करवाने वाला 5500वां स्टेशन बना था। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ईज फॉर इक्वल थीम के साथ एक विशेष अभियान शुरू किया था। चर्चा में रहा शब्द DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय रेलवे एवं रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर नई दिल्ली में नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया है। भारतीय रेल की ई ऑफिस का दूसरा चरण लागू करने के लिए रेलटेल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। रेलटेल रेल मंत्रालय का मिनी रत्न उपक्रम है। भारतीय रेलवे के सफ़र के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ, शिकायत निवारण के लिए ये 139 अब हेल्पलाइन नंबर हुआ। पहले 182 था, इसको चेंज करके अब 139 किया गया, तो याद रखिए गलती नहीं कीजिएगा। IRCTC ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने के लिए कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय रेलवे ने हरित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय रेलवे ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के योगदान के तहत हरित पहल की शुरुआत की है। रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे में कोरस का शुभारंभ किया। कोरस कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया है। हरियाणा की जगाधारी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा। हरियाणा के जगाधारी में भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया है। ट्रेन 18 को, यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है। सेमी हाई स्पीड यानी 160 किलोमीटर से अधिक होगा। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पहला वंदे भारत जो नई दिल्ली से वाराणसी तक चला था। ये ट्रेन 80 को ही वंदे भारत नाम दिया गया, ऊपर में ही बढ़े थे। दिल्ली से वाराणसी तक चला था। मेरी सहेली पहल ट्रेन से यात्रा करने वाले महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। यानी मेरी सहेली पहल के अंतर्गत जो महिला यात्री है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। मेरी सहेली पहल सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा शुरू किया गया। यह संपूर्ण रेलवे में लागू कर दिया गया। रेल व्हील फैक्ट्री जो कि बेंगलुरु में है, अब तक कुल 40 लाख पहिए बनाकर रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु वाला। चितरंजन रेल इंजन कारखाना है जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन वर्ष 2020 में 150 साल पूरा किया। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में एयरोडायनामिक डिज़ाइन वाले शक्तिशाली ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया गया। कहाँ पे? चितरंजन में जो है रेल कारखाना। आगे आपका है
कि तेजस इंजन जो है 12,000 HP यानी 6,000 HP प्लस 6,000 HP के बनाए गए, जो 160 किलोमीटर से भी अधिक गति से चलाया जा सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी को कोरोना के कारण निधन हो गया। वे कर्नाटक के बेलगावी के सदस्य थे, बेलगावी से सांसद थे। आगे मंत्रालय का आगामी लक्ष्य, निजी गाड़ियों का पहला सेट लॉन्च करने का लक्ष्य 2023 ब्रॉडगेज को 100% विद्युतीकृत करेगा 2023, ये रिपीटेड हो गया। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना है 2023 तक। 102 वंदे भारत ट्रेन चलेगा मार्च 2024 तक। संपूर्ण रेलवे नेटवर्क को 100% बिजली से चलाने का लक्ष्य 2024 तक। जीरो नेट कार्बन एमिशन करेगा 2030 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन बनाएगा 2030 तक। और भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का स्थापित करेगा 2030 तक। भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चला लीज्ड पार्सल कार्गो। इस ट्रेन में दवाएं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं जैसी ज़रूरत सामान इसमें रहेगा लंबी दूरी तक के लिए। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जीर्णिया तक चलाया। कोसी महासेतु रेलवे पुल, ये 1.9 किलोमीटर लंबा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ। यह पुल सुपौल, आसनसोल, कुपहा को जोड़ेगा। रेल मदद पोर्टल, रेल वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया सभी एक पोर्टल पर होगा, यही है रेल मदद पोर्टल। हाल ही में भारतीय रेलवे में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया? शेषनाग, जिसकी कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर है। SECR के द्वारा चलाया गया, जिसमें 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़कर बनाया गया। RPF का नाम बदलकर IRPFS कर दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। हाल ही के वर्षों में परिवर्तित कुछ रेलवे के नाम हैं, जैसे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती। अच्छा, आप बताइए किस राज्य में है? वही ऊपर पढ़े थे, सबसे पहले यही पढ़े थे। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, पताल पानी रेलवे स्टेशन हो गया, टंटिया भील रेलवे स्टेशन, मुडवाडीह रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, मुडवाडीह। मुंबई सेंट्रल स्टेशन, नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो गया। चेन्नई सेंट्रल हो गया पुरात्व, तालाईवाड़ डॉक्टर MGR सेंट्रल। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। भोपाल मेट्रो ट्रेन हो गया भोज मेट्रो। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। प्रगति मेट्रो रेलवे स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन, श्री छत्रपति साहू महाराज जी टर्मिनल, कोल्हापुर रेलवे स्टेशन। इसके आगे है पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पश्चिमी रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा चलाया गया। यह दुनिया का पहला विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे किस राज्य में कर रहा? हरियाणा। मुंबई में पेवड़ी आय नाम से एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा किस रेलवे जोन ने स्थापित किया? मध्य रेलवे। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार आत्मा यानी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन की पहली बार स्थापना किया गया है? तो ये हुआ नागपुर। आत्मा का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। कौन सा मेट्रो ट्रेन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बना? हैदराबाद। QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने किया? उत्तर पश्चिमी रेलवे। किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकती है? सहयात्री मोबाइल ऐप। पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस ये कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चली, दूसरी डबल डेकर ट्रेन ये विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा। भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया, गांधी जी की 150वीं जयंती से। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों को खेलने के लिए फन जोन बनाया गया? विशाखापत्तनम फन जोन। किस ट्रेन में पहली बार PET बोतल क्रशिंग मशीन लगाया गया?
तो ये मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथाइल ट्राइफॉस्फेट। आगे आपका पहला रेलवे स्टेशन जिसे आईजीबीसी द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिया गया, यह है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद प्लेटिनम रेटिंग। भारत का नया रेलवे जोन है दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया? प्लान बी के लिए। प्लान बी। प्लान बी क्या था? तो ट्रेन पे जो एलिफेंट होता है ना, वो काफ़ी कट के मर जाता, तो उसके लिए प्लान बी मधुमक्खी का साउंड होगा, जिसके कारण ट्रेन पे वो मतलब पटरी पे एलिफेंट नहीं आएगा, ऐसा है। कालका शिमला के बीच चलेगा हिमदर्शन एक्सप्रेस। हिमदर्शन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला? मुंबई में। मुंबई। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेज की व्यवस्था की? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया गया है। यह रोबोट रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों को स्क्रीनिंग करेगा और पूरे पुणे रेलवे स्टेशन से लॉन्च करेगा। रेलवे द्वारा गठित नई जांच समिति, जिसके अमिताभ कांत समिति, ये ट्रेन को निजी क्षेत्रों में देने के लिए। विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार के लिए, और सैम पित्रोदा समिति यह रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए। तो ये अमिताभ हो गया कि इसको निजी प्राइवेट करने के लिए, विवेक हो गया विकास करने के लिए, और सैम वाला हो गया आधुनिकीकृत करने के लिए। भारतीय रेलवे द्वारा कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना जो कि पंजाब में है से किफ़ायती वेंटिलेटर तैयार किया गया था, जिसे जीवन नाम दिया गया, क्योंकि इसका उपयोग मरीजों के फेफड़ों में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए किया जाता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को रेलवे ने किस रूप में मनाया? तो यह कम्युनिटी डे। कम्युनिटी डे। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टूबर में चलाई गई। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस रहा। तेजस एक्सप्रेस आईआरसीटीसी के द्वारा चला। प्रथम तेजस रहा लखनऊ से दिल्ली। पहला तेजस लखनऊ से दिल्ली। दूसरा तेजस रहा अहमदाबाद से मुंबई। तृतीय तेजस रहा इंदौर से वाराणसी। नोट में है कि यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पूरी तरह से एसी वातानुकूलित होगा। पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ से दिल्ली। तो आगे बुद्ध सर्किट का दिया गया, बुद्ध सर्किट के जीवन से संबंधित है। आगे वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए भारतीय रेलवे ने एरो गार्ड के साथ मिलकर नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर का शुरुआत किया। यह ऑक्सीजन पार्लर 1500 पौधे हैं, इसमें 1500 पौधे। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश को किस स्थान से जोड़ेगा? बंधन एक्सप्रेस। तो आगे है कोलकाता से खुलना। कोलकाता से खुलना ये मैत्री एक्सप्रेस है कोलकाता से ढाका तक। अब इस बीच में 2019-20 में जो प्रमुख ऑपरेशन रेलवे के द्वारा हुआ, ऑपरेशन थ्रस्ट, ये था कि जो नकली ब्रांड की पानी का बोतल आता है उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन नंबर प्लेट रेलवे पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय तक खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान। ऑपरेशन थंडर, यह था आरक्षित टिकट में कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन 5 मिनट टिकट काउंटर से मात्र 5 मिनट से में टिकट मिलने की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया गया ऑपरेशन 5 मिनट। आगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सबसे अच्छा आर्काइव्स प्ले अवार्ड किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। भारतीय रेलवे को किस पहले रेलवे जोन ने अपने सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने की सफलता हासिल करी? पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना वो है मैसूर। मैसूर। योलो कंपनी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन का पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन। किस रेलवे जोन ने अपने सभी लोकल ट्रेन में उत्तम रैक लगाने की घोषणा करी है? पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे। भारत की कौन सी ट्रेन अपनी समयानुसार यदि लेट चलती है तो यात्री को पैसा रेलवे द्वारा वापस कराया जाएगा? तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे कौन बना है? हबीबगंज। हबीबगंज। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? रानी कमलापति स्टेशन। डाक विभाग ने वंदे भारत एक ट्रेन का नाम से 5 रुपये का डाक टिकट निकाला है। आगे कोविड के दौरान भारतीय रेलवे की पहल। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरी, तीर्थयात्री, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस यानी 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगमपल्ली जो कि तेलंगाना में है वहाँ से लेकर हटिया स्टेशन जो कि झारखंड है वहाँ तक चला श्रमिक ट्रेन, जिसमें कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन में पहुँचे वहाँ पे।
भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच यानी पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों की देखभाल यानी इलाज करने के लिए कौन सी कोच बनाई? कोविड केयर कोच। कोविड-19 के दौरान रक्षक रोबोट को विकसित किया सेंट्रल रेलवे के द्वारा। यहाँ पे दवा, फल और ज़रूरत का सामान वितरित किया गया। कवच रोबोट। आगे मेड बोट क्या है? तो ये एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है। किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए एक रेलबोट विकसित किया? दक्षिण मध्य रेलवे ने रेलबैट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी और मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। भारत की पहली जीवन रेखा एक्सप्रेस हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस स्टेशन पर चली? मुंबई। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहली बार किस देश में 10 कंटेनर को 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन भेजा गया? बांग्लादेश। भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया गया था। ऑक्सीजन लाने भरने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र के विशाखापट्टनम द्वारा भेजा गया था। आगे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों में भरकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई तक चली थी। तो ये आपका रेलवे वाला जानकारी था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इतना ही था। तो और जब पुरस्कार से उसको थोड़ा देख लीजिए। इससे संबंधित पुरस्कार जिसमें पहला दिया ICC अवार्ड्स फॉर द डिकेड, जिसमें ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है विराट कोहली। ICC फीमेल क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड या डिकेड एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की है एलिस पेरी। ICC मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ, ये है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ICC मेल ODI क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली, ODI में भी, और जो ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है उसमें भी विराट कोहली है। ICC के दशक के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी राशिद खान, अफगानिस्तान के राशिद खान। ICC के दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अगर होगा तो महेंद्र सिंह धोनी। ICC मेंस एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड काइल क्वेटजर स्कॉटलैंड के। ICC वुमेन एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड कैथरीन ब्राइस, ये भी हैं स्कॉटलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरस्कार 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर, यह है हरमनप्रीत सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर, महिला में गुरजीत कौर और पुरुष में हरमनप्रीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष का PR श्रीजेश, यह सारे हॉकी के हैं, PR श्रीजेश। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में सविता पुनिया। वेस्ट राइजिंग स्टार पुरुष में विवेक सागर प्रसाद। वेस्ट राइजिंग स्टार महिला में शर्मिला देवी। कोच ऑफ द ईयर पुरुष में है ग्राहम रीड और कोच ऑफ द ईयर महिला में सोई मार्टिन। विजडन अल्मेनॉक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1970 के दशक के थे विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज़ के। 1980 के दशक में रहे कपिल देव। 1990 के दशक में सचिन तेंदुलकर। 2000 में मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के। 2010 में रहे विराट कोहली। आगे विजडन अवार्ड 2021 लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वेन स्टोक्स इंग्लैंड के। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की है। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के हैं। आगे लीनियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नोआमी ओसाका, जापान की है, टेनिस खेलती है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नोआमी ओसाका, टेनिस खेलती है, जापान की है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल, टेनिस खेलते हैं, स्पेन के। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
बिली जीन किंग टेनिस यूएसए। टीम ऑफ द ईयर एफ सी वेयर्न फुटबॉल जर्मनी, एफ सी वेयर्न टीम ऑफ द ईयर। कम बैक ऑफ द ईयर मैक्स पैरेट ये कनाडा के हैं। आगे वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये है कास्टर्न वाहरोम। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर एलेन थॉम्पसन हेरा। फीमेल राइजिंग स्टार एथिंग म्यू। मेल राइजिंग स्टार एरियन नाइटन। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट में है। प्रेरणा पुरस्कार मुताज बरसीम को, जो कि कतर की है, और जियान मार्को ये हैं इटली के। आगे खेल से संबंधित कुछ अन्य पुरस्कार। यूएस की सिनेमा वाइल्स टाइम्स में पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर नामित की गई सिमोना वाइल्स को, जिम्नास्ट खेलती है ये। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी मेसी ने वेलोन डी ओर 2021 ये 7वीं बार जीता मेसी ने। जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर बीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके साथ 9 अन्य खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं, जिनमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल है। एटीएन ग्लिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को दिया गया। भारत में हॉकी के खेलों के विकास एवं अभिवृद्धि के लिए यह पुरस्कार मिला, एटीएन ग्लिच पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अजंक रहाणे को जॉनी मुगाला पदक से सम्मानित किया गया। जॉनी मुगाला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिनके नाम पर यह सम्मान दिया जाता है, जॉनी मुलांगा। आगे ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। साथ ही बीबीसी स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो भी लुइस हैमिल्टन को मिला 2021 का, हालांकि इस बार खराब चल रहा उनका। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी हुआ जो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में रहे वे हैं विक्टर एक्सेल्सन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन। और प्लेयर में फीमेल ऑफ द ईयर रही ताई जू यिंग चीन की। अब यहाँ से पर्यावरण के क्षेत्र में जो प्राइज़ मिला वो सब है। राइट लवलीहुड अवार्ड 2021 का दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ का फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसको राइट लवलीहुड अवार्ड को। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड अयान सांकता को मिला, महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 8 से लेकर 14 आयु वर्ग में यह पुरस्कार दिया जाता है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। आगे अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 का वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को फसल अवशेषों के विक्रय योग्य जैव उत्पादकों में बदलने के लिए सस्ते प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए दिया गया। किसको? विद्युत मोहन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्थ शॉट अवार्ड। प्रकृति की रक्षा और पुनर्बहाली श्रेणी में कोस्टा रिका गणराज्य को दिया गया जगह में। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान SCRISET हैदराबाद को मिला। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फैमिलियन फॉरेस्ट्री को, जो कि राजस्थान का एक पर्यावरण संगठन है, उसको मिला। फैमिलियन फॉरेस्ट्री राजस्थान के बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण अभियान है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कम्बैट डिस्ट्रिफिकेशन द्वारा दिया जाता है। आगे नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये थॉमस विजयन को मिला। ये भारतीय मूल के कनाडियन हैं, कनाडा में रहते हैं। भारत जैव विविधता पुरस्कार जैविक संसाधन में सतत उपयोग श्रेणी में मिला, कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान के लिए। और खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड
ट्रेगोपन सेंचुरी को। व्यक्तिगत रूप में साजी एनएम को मिला, साजी एनएम जो कि केरल के हैं, पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए। आगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जेन गुडॉल जानवरों की वृद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए, विशेषकर चिंपैंजी सम्मान के लिए मिला जेन गुडाल को टेम्पल्टन पुरस्कार। आगे विटली अवार्ड, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। विटली अवार्ड को, यह पुरस्कार नुक्लू फोम को मिला। नुक्लू फोम ये नागालैंड के पर्यावरण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विटली अवार्ड, इसको कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर। आगे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ये एडा को मिला, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। एडा जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020, ये इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ को मिला। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए, साथ ही टीवीएस मोटर कार जो है मोटर कंपनी, उसको भी मिला अक्षय ऊर्जा के लिए। आगे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2020 महेंद्रगिरी राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान देने के लिए मिला, महेंद्रगिरी। आगे सुंदरम सतीश मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उसके कार्यों के लिए मिला। अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 एस थियोडोर भास्करन, यह पुरस्कार अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। 5वां एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 का यूएनईपी द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को नवाचार श्रेणी के लिए दिया गया। साथ ही सस्मिता लेंका को जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के लिए दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया श्रेणी के लिए, मतलब संस्थागत के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला। आगे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा उन्हें यह पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया है। आगे वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 डॉक्टर कृति के करंत, यह पहली एशियाई महिला है, पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला है जिन्हें वर्ल्ड क्लाइमेट फाउंडेशन द्वारा सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड प्रोफेसर CNR राव जो कि केरल के हैं को यह पुरस्कार ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पाद के कार्य को लिए दिया गया। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल प्राइज कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बेंगलुरु स्थित श्यामला गणेश को जापान के इकेवाना फूलों की एक कला होती व्यवस्था करने की, इसके विकास के लिए जापान सरकार द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन श्यामला गणेश को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। आगे पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये मारिया रेसा को मिला। मारिया रेसा, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार का नाम है गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स ने द हिंदू ग्रुप को यह पुरस्कार दिया। द हिंदू ग्रुप को, इसे समाचार प्रकाशकों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर। अब यहाँ से संगीत और नृत्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो है, जिसमें पहला है 63 नंबर का ग्रैमी अवार्ड। ये संगीत के क्षेत्र में होता है, जिसका शुरुआत 1959 में हुआ था। 1959 एल्बम ऑफ द ईयर रहा फोकलोर टेलर स्विफ्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड विली एलिस का। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रेथ और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मेगन द स्टैलियन। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 टेलीविजन के क्षेत्र में कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को यह दिया गया। ये पहले भारतीय हुए। यह अवार्ड को डांस के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड किनको मिला? सुरेश मुकुंद को। प्रसिद्ध डांस क्रू द किंग के निदेशक हैं ये। आगे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में
वृत्त चित्रखंड यानी सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार डिकोडिंग शंकर ये दीप्ति सिवान पिल्ले द्वारा निर्देशित फिल्म प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी पर आधारित फिल्म थी, उसको मिला डिकोडिंग शंकर को। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, ये रुमाना सिंह सहगल को मिला। रुमाना सिंह सहगल उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ई गवर्नेंस में जनजातीय मामले मंत्री को मिला और गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को मिला। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर यह आंध्र प्रदेश के वाई एस जगनमोहन रेड्डी को मिला, वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। स्कॉच गोल्ड अवार्ड कोविड-19 को रोकने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन को मिला। स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये था स्कॉच चीफ मिनिस्टर। स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कॉच मिला हरियाणा को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुदुचेरी, अच्छा पुदुचेरी जो है किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पुदुचेरी आगे है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को वेटरन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, वेटरन ऑफ ऑनर। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पे असम और छत्तीसगढ़, पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश ई पंचायत पुरस्कार में। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार के सेल्जा को मिला। के सेल्जा ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए ये पुरस्कार दिया गया। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला। ये पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को, 31 मई। विश्व खाद्य पुरस्कार 2000 ये 202 नंबर का था। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह 2022 का, 2021 है, ये सब में नहीं लिखा है आगे, 2021 ठीक ना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड भारतीय मूल की विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ थी। एशिया पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार RS सोढ़ी को मिला। RS सोढ़ी अमूल जो दूध आता है उसके प्रबंध निदेशक हैं। आगे DBS बैंक जो है भारत का भी टॉप नंबर का बैंक है। जैसे कि लिखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब मिला। फोर्ब्स ने वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में रखा। भारत में भी ये टॉप पे रहा और भारत में जो SBI ये 7वें नंबर पर है। यह भी पूछा गया प्रश्न था। एशिया मनी द्वारा जारी इंडियाज वेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड में DBS बैंक को मिला है। DBS बैंक का मुख्यालय है सिंगापुर में, सिंगापुर। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक किसको मिला? 3 भारतीय शांति रक्षकों को, युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डे और मूलचंद यादव को। रुडोल्फ वी सिडलर पुरस्कार 2021 का डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला। डॉक्टर डी नागेश्वर यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। ये एशिया पैसिफिक स्वीटी अवार्ड 2021 स्पाइस हेल्थ केयर कंपनी को मिला। कोविड-19 के समय मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए ये मिला। आगे अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेज द्वारा भारत की गीता मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है, उनको मिला। और मैक्सिको की मार्गरीटा लूना मोरिस सामोस को मिला। गांधी शांति पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2019 के लिए मिला था सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ओमान के, और 2020 मिला शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को, शेख मुजीबुर रहमान। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार अमेरिका वाणिज्य दूतावास द्वारा गौशल्य शंकर को जो कि तमिलनाडु के हैं, जाति विरोधी कार्यकर्ता एवं मानवाधिकारों के रक्षक के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार गौशल्या शंकर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार अंजलि भारद्वाज को, यह भारत की समाज सेवी है। इनके अतिरिक्त यह पुरस्कार 11 अन्य लोगों को भी दिया गया है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2021 यह सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश का अयोध्या का था, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का विरासत। दूसरा स्थान मिला त्रिपुरा की झांकी को। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी ये दिल्ली पुलिस को मिला मार्चिंग के लिए।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी को अमर जवान की थीम पर आधारित थी, को सशस्त्र बलों के शहीद नायकों की श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। अच्छा, एक चीज़ और, जो इंडिया गेट था वहाँ पे हमेशा अमर ज्योति जलती रहती थी, उसको अब कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब वहाँ पे अब वो ज्योति नहीं जलेगी, ठीक है ना। अब वो कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा वो लिखिएगा, या और कुछ जानते हैं उसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल ही ये फैसला हुआ है, कल शाम में। आगे माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 निखिल श्रीवास्तव को मिला, ये भारतीय गणितज्ञ हैं। एडम मार्कर्स और डेनियल एलन स्पिलमैन को मिला। कलिंग रत्न सम्मान 2021 विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा मिला। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019 से 21 श्यामा श्रीनिवास को मिला। ये फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, श्याम श्रीनिवास। गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार, गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा प्रख्यात लेखक और विद्वान निरोध कुमार बरुआ, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट और शिलोंग गायिका मंडली को मिला। आगे गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड फुमजिले मलाम्बो नगकुका, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में बढ़ावा देने के लिए मिला। चेंज मेकर अवार्ड ये फेरुज फैजाह को मिला, फेरुज फैजाह बांग्लादेश के हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए एस.वी. सरस्वती को मिला। एस.वी. सरस्वती सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक हैं। वर्ष 2021 के लिए ये भानुमति घिवला को मिला, गुजरात। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 भारत के राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान, ये शिक्षा मंत्री द्वारा संचालित था। दक्षिण अफ्रीका और ग्वाटेमाला इस पुरस्कार के अन्य विजेता रहे। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला। आगे फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार उपन्यास पिरानेसी के लिए ब्रिटिश लेखिका सुजान मेरी क्लार्क को मिला। सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेस मेडल। मांग देछू जल विद्युत परियोजना जो कि भूटान का है, भारत के सहयोगी से निर्मित हुआ था। C.R. राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार, C.R. राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 का द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और सी रंगराजन को मिला। मिस इंडिया यूएस ये वैदेही डोंगरे को मिला, वैदेही डोंगरे मिशिगन। आगे है डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये प्रमोद भगत को मिला, प्रमोद भगत। 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्लामो डी ओर पुरस्कार जूलिया डुकोर्नो फिल्म टाइटन के लिए, और OLD और पुरस्कार निर्देशक पायल कपाड़िया को द नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। कॉमनवेल्थ पोइट्स ऑफ लाइफ अवार्ड सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को, हंगर कार्यकर्ता हैदराबाद के, उनको मिला। JD बिरला फाउंडेशन JD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। आगे यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 सुमिता मित्रा को मिला। सुमिता मित्रा ये भारतीय अमेरिकी रसायन शास्त्री है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 लोगों को मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश के थे। मोहम्मद अहमद साकी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ये फिरदौसी कादरी वैक्सीन वैज्ञानिक थे बांग्लादेश के। रॉबर्टो बेलोन ये फिलीपींस के मत्स्य और सामुदायिक पर्यावरणविद थे। स्टीव मुंशी अमेरिका मानवाधिकार कार्यकर्ता और वॉचडॉग खोजी पत्रकारिता के समझे, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब ये पाकिस्तान के थे और फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के थे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को मिला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष थे। इनको कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। आगे एज इंडेक्स के आधार पर PSB रिफॉर्म्स एज 30 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार टोक्यो ओलंपिक में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को
ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए। इक्वेटर पुरस्कार 2021 का संयुक्त राष्ट्र विकास कोष द्वारा जैव विविधता के संरक्षण तथा सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के सामुदायिक प्रयासों की मान्यता के लिए। इस वर्ष 10 विजेताओं में से 2 भारतीय संगठन हैं। अधिमलाई पज़गुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तमिलनाडु, ये स्नेहा कुंज ट्रस्ट को मिला। आगे प्रतिष्ठित डायना अवार्ड देवासी रंजन को कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्राओं के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए। सम्मान कैफ अली कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा के लिए। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय मूल के न्यूरोसर्जन वसंत कुमार मिश्रा को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के लिए। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मैक्सिको के फोटोग्राफर एंद्रोजाद्रो प्रीतो को। वेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार ये शैलेंद्र कुमार सिंह को मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शैलेंद्र सिंह को मिला। कछुआ प्रजाति विलुप्त होने वाली थी बेहलर कछुआ। आगे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा शिव नादर को यह पुरस्कार मिला और साथ ही मल्लिका श्रीनिवास को। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जिल अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को मिला, यह यमन का एक मानवीय संगठन है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अकादमी ने अजय शर्मा को सामाजिक कल्याण में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवा के लिए एसोचेम पुरस्कार जीता है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 होगा, भारत के प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई को मिला। भारतीय कवि आदिल जूसावाला को 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कवि पुरस्कार। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रियंका मोहिते को मिला, प्रियंका मोहिते। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विहान और नव अग्रवाल को प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकल करने के लिए मिला, विहान और नव अग्रवाल को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी को मिला और प्रसून जोशी को मिला। हेमा मालिनी अभिनेत्री और प्रसून जोशी ये गायक है। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा ये जेसन मोट को उनके उपन्यास हेल ऑफ द बुक के लिए मिला, हेल ऑफ द बुक। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भारत के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्था को, तो नाम ही है प्रथम। ऑप्शन में क्या सब रहेगा, जैसे होता है ना जो बच्चे के लिए चलता रहता है फाउंडेशन सब, उसके आगे प्रथम लगा, एनजीओ प्रथम, ठीक ना, एनजीओ प्रथम। अब यहाँ से शुरू है पद्म पुरस्कार। ये पहली बार 1954 में दिया गया था। 2021 में कुल 119 लोगों को मिला, 119, जिसमें पद्मश्री 102, पद्म भूषण 10 और पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला। रिपीट कर लीजिए, 2021 में कुल 119 लोगों को मिला, जिसमें पद्मश्री 102, पद्म भूषण 10 और पद्म विभूषण 7। इसमें 29 महिलाएं, 10 विदेशी यानी NRI और 16 मरणोपरांत व्यक्ति तथा एक ट्रांसजेंडर शामिल है। पहला है पद्म विभूषण, जिसमें शिंजो आबे को मिला, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे लोक मामले के लिए। PS बालासुब्रमण्यम या SP बालासुब्रमण्यम कला के लिए, SP बालासुब्रमण्यम। डॉक्टर बेलेप्पे मोनबा हेंगड़े मेडिसिन के लिए। नरेंद्र सिंह कपाली मरणोपरांत वैज्ञानिक और इंजीनियर थे ये। मौलाना बेहुद्दीन खान अन्य आध्यात्मिकता के लिए। बीबी लाल अन्य आर्कियोलॉजी और सुदर्शन साहू को कला के लिए। सब आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, कम से कम नाम। शिंजो आबे, SP बालासुब्रमण्यम, BM हेंगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना बेहुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। फिर से रिपीट करते हैं, शिंजो आबे, SP बालासुब्रमण्यम, BM हेंगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना बेहुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। 2020 में मिला था जॉर्ज फर्नांडिस को, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मेरी कॉम, पंडित छन्नूलाल मिश्र, सुषमा स्वराज और स्वामी वैश्वतीर्थ। इसके आगे पद्म भूषण इस बार 10 लोगों को मिला। कृष्णन नायर
सत्ता कुमारी चित्रा ये कला के लिए, तरुण गंगोई मरणोपरांत लोक मामले के लिए, चंद्रशेखर कामवर साहित्य और शिक्षा के लिए, सुमित्रा महाजन लोक मामले के लिए, निपेंद्र मिश्र लोक सेवा, रामविलास पासवान लोक मामले के लिए, ये मरणोपरांत रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल लोक मामले के लिए, कलवे सादिक अन्य आध्यात्मिकवाद, रजनीकांत देवदास श्रॉफ व्यापार और उद्योग के लिए, और तरलोचन सिंह लोक मामले के लिए। रिपीट करते हैं, कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, तरुण गंगोई, चंद्रशेखर कंबार, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्र, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, कलवे सादिक, रजनीकांत देवदास श्रॉफ और तरलोचन सिंह। 2020 में मोहम्मद मुमताज़ अली, सैयद मुअज्जिम अली, मुजफ्फर हुसैन बैग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण दोषी, के जगन्नाथ, MC जमीर, अनिल प्रकाश जोशी, T लेडोल, आनंद महिंद्रा, नीलकंठ रामकृष्ण मेनन, मनोहर पाड़ीकर, प्रोफेसर जगदीश सेठ, PV सिंधु और वेणु श्रीनिवास। इसके आगे 2021 में जो 102 लोगों को मिला इसमें से कुछ का लिया गया है, और 2020 में 118 लोगों को मिला इसमें से कुछ का नाम लिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो अधिक इम्पोर्टेंट है ना उसका आपको स्टेट का भी नाम याद करना पड़ेगा, ठीक ना, और वो किस चीज़ से जुड़े हैं वो भी, लेकिन अभी हम ओनली नाम पढ़ देते हैं क्योंकि अधिक है ना, अगर वैसे ही पढ़ेंगे तो याद होने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। जो आपको लगे नाम इंपॉर्टेंट है और कहीं अगर अलग उसको न्यूज़ में देखते हैं तो उसका स्टेट थोड़ा दिमाग में रिकॉल कर लीजिएगा। ओके, गुल्फाम अहमद उत्तर प्रदेश, और ये याद रखिएगा 102 लोगों को मिला इस बार। गुल्फाम अहमद उत्तर प्रदेश, जगदीश चौधरी इनको मरणोपरांत उत्तर प्रदेश, चुटकी देवी झारखंड, दुलाड़ी देवी बिहार, रामचंद्र माझी बिहार, अशोक कुमार साहू उत्तर प्रदेश, राम यत्न शुक्ला उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार सिंह बिहार, चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश, सुधा हाड़ी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश, मृदुला सिंह मरणोपरांत बिहार, फादर वालेस मरणोपरांत स्पेन, उषा यादव उत्तर प्रदेश, ममजमा जोगात ट्रांसजेंडर कला से। देखो ये जो बुक है ना मेनली बिहार का जो एग्ज़ाम होता है दरोगा या फिर BPSC उसके टारगेट को करके दिया गया है, तो ये बिहार वाले अधिक है, ठीक ना। आप थोड़ा अन्य जगह पे भी जैसे अगर किसी स्टेट की कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोजम्बा जोगाती, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर थी, मोजम्बा जोगती, ठीक ना। 2020 वाला गुरु शशधर आचार्य, जाहिर खान, पद्मावती बंदोपाध्याय, संजीव भीखचंदानी, MP गणेश, मधु मंसूरी हंसमुख, संजय के गुहा, बिमल कुमार जैन, शांति जैन, करण जौहर, डॉक्टर नरेंद्र नाथ खन्ना, योगेश प्रवीण, जीतू राय, रानी रामपॉल, कंगना रनावत, डॉक्टर शांति राय, मोहम्मद शरीफ, श्याम सुंदर शर्मा, रामजी सिंह, वरिष्ठ नारायण सिंह, दया प्रकाश सिन्हा और हरीश चंद्र वर्मा, इन लोगों को मिला था 2020 में। आगे कुछ अन्य राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में हुआ था। उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। थीम था कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धम्म परंपराएं। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन लखनऊ में हुआ। 75,000 लाभार्थियों को PM आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। 38वां प्रगति बैठक सितंबर 2021 में हुआ था, वर्चुअली हुआ था। ये प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता किए थे। इसकी बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसका लागत 50,000 करोड़ रुपया था। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सितंबर 2021 में रहा नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। केंद्रीय या राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन। रायसीना डायलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुआ। इसके मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कामगे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन थे। मेटे फ्रेडरिक्सेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। मैरीटाइम इंडिया समिट मार्च 2021 ये वर्चुअली हुआ था। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की पहल थी। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आयुर्वेद पर्व ये भुवनेश्वर में हुआ। आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय। सरस आजीविका मेला फरवरी से मार्च 2021 में नोएडा में हुआ। आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय।
अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव फरवरी 2021 में हरियाणा में उत्तर भारत समेत देश के संस्कृति को प्रकाशित किया गया था। 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस फरवरी 2021 में हुआ कोलकाता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 ये वर्चुअली हुआ था। सरकार की मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ विषय था आत्मनिर्भर भारत, एक नए दशक की शुरुआत। 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का देहरादून में हुआ था। सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा आयोजित हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन वर्चुअली हुआ। इसका उद्देश्य था देश में निवेश को प्रोत्साहित करना। डिफेंस एक्सपो 2022 का ये गांधी नगर गुजरात में हुआ, 21 वाला, ठीक ना, मार्च 21 में। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे महाराष्ट्र में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। थीम महिला शक्ति के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान की प्रौद्योगिकी। अब इससे आगे जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, वो राष्ट्रीय सम्मेलन था, यह अंतर्राष्ट्रीय है। पहला डेमोक्रेसी समिट ये वर्चुअली अमेरिका की अध्यक्षता में हुआ। भारत का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। इस सम्मेलन में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया था। 21वां इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद का बैठक वर्चुअली हुआ था। अध्यक्षता बांग्लादेश कर रहा था। भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन द्वारा किया गया। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन ये आबू धाबी UAE में हुआ। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया था। इसका मुख्य विषय था हिंद महासागर पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, महामारी। 13वां SM शिखर सम्मेलन कंबोडिया में हुआ। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा इसको संबोधित किया गया था, SM शिखर सम्मेलन। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दोनों वर्चुअली हुआ था। अध्यक्षता कर रहा था ब्रुनेई। भारत की तरफ से मोदी जी गए हुए थे। 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में प्रस्तावित है, यानी वहाँ पे होगा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन ये बीजिंग चीन में हुआ। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन विश्व भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में चुनौतियों के समाधान के अवसर की तलाश करना। G20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2021 वाला इटली कर रहा था, 21 वाला इटली, और ये 22 वाला होगा इंडोनेशिया में, 23 वाला भारत में होगा और 24 वाला ब्राज़ील। रिपीट कर लीजिए, 2021 में जो हुआ इटली में हुआ, इस वाला 22 वाला होगा इंडोनेशिया में, 23 वाला भारत में और 24 वाला ब्राज़ील में। चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता नई दिल्ली में हुआ। स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। SCO का 21वां बैठक हुआ तंजाकिस्तान में। पहली बार हाइब्रिड रूप से आयोजित किया गया। ईरान SCO का 9वां सदस्य बना। 22वां होगा उज्बेकिस्तान में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9वां सदस्य इसका ईरान बना है। आगे क्वाड शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC पहली बार व्यक्तिगत रूप से आयोजित अध्यक्षता अमेरिका के द्वारा किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुआ। रक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये वर्चुअली हुआ। भारत की अध्यक्षता का आयोजन ब्रिक्स इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस 14वां इसका होगा चीन में। इब्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअली हुआ। इसका थीम था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय। G20 का अगर कुछ भी हो 21 में तो वो इटली में ही, सारा एक ही जगह होता है। भारत की ओर से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भाग लिया था। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्था को जोड़ देने के लिए। आगे और भी है, जैसे कि एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 वाला ये भारत में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की IIF 71वां सदस्य देश के साथ दुनिया का ये सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है। 11वां गंगा मेकांग सहयोग संगठन वर्चुअली हुआ। भारत और कंबोडिया के विदेश मंत्री के द्वारा। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की अध्यक्षता में किया गया। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव वर्चुअली हुआ। आयोजक स्थल मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य
प्राधिकरण भी इसमें शामिल था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन वर्चुअली हुआ। 2020 में इसका जर्मनी के बर्लिन में किया जाना था, इसे कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, ये ब्रुसेल्स में बेल्जियम। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी देश का एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडे पर सहमत हुआ। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन वर्चुअली हुआ। सम्मेलन में आतंकवाद, 5G टेक्नोलॉजी आदि पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे थे। G20 वाला 21 वाला इटली रोम में ही हुआ। इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ब्रिक्स रोजगार का वर्चुअली हुआ। अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री अपूर्व चंद्रा कर रहे थे। अपूर्व चंद्रा। P4G शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। विषय था कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित पुनर्प्राप्ति। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन वर्चुअली हुआ। मेजबानी अमेरिका जो बाइडेन जी कर रहे थे। पेरिस समझौते के 5वें वर्षगांठ में इसका आयोजन किया गया था। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक ये वर्चुअली हुआ था। श्रीलंका इसका अध्यक्षता कर रहा था और भारत के विदेश मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया था। 6ठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम बैठक ये वर्चुअली हुआ। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आगे क्वाड समिट ये वर्चुअली हुआ। कोविड-19 खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा आदि मुद्दों पर विचार करने के लिए अमेरिका में हुआ था ये। पहला आसियान भारत हैकथॉन वर्चुअली हुआ। शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और आसियान देशों के सहयोग से। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी में हुआ वर्चुअली। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर रहे थे। इसे टेरी द्वारा आयोजित किया गया था। सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण, हमारा साझा भविष्य। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि केरल में हुआ। इसका उद्देश्य था आयुर्वेद पर वैश्विक चर्चा और इसके विकास को बढ़ावा देना। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में हुआ। अध्यक्षता भारत में जापान के राजदूत और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव दिसंबर में हुआ वर्चुअली। तमिलनाडु के प्रख्यात पत्रकार महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती पर यह किया गया था। इससे आगे भारत सरकार का आगामी लक्ष्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। COP26 के सम्मेलन में ही 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करेगा 2030 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा 2023 तक। 2023 पेट्रोल में एथेनॉल 10% पहले से 2022 तक था, अब 20% करेगा 2025 तक। 2025 देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करेगा 2022। 2022 सबके लिए आवास मुहैया कराएगा 2022 तक। 2022 किसानों की आय दोगुना कर दिया 2022 तक। जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र में 17% से बढ़ाकर 25% करना था। विनिर्माण यानी उद्योग का, सेकेंडरी सेक्टर का 2022 तक। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना 2022 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना था 2023 तक। ब्रॉडगेज में 100% विद्युतीकृत करना 2023 तक का टारगेट है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी से रेल नेटवर्क को जोड़ना 2023 तक। 2023 डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024 तक। 2024 हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये है 2024 तक। 2024 सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, ये 2024-25। 2024-25 मत्स्य निर्यात को 1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है 2024-25। 2024-25 भारत को टीबी मुक्त बनाना है 2025 तक। 2025 दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य है 2025 तक। 2025 विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक। 2030 सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करेगा 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करेगा 2030 तक। अच्छा, मध्य प्रदेश का अलग लक्ष्य है। मध्य प्रदेश कब तक खत्म करेगा HIV? भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे जोन बनाएगा 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करेगा 2047 तक। 2047
और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाएगा 2047 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट था, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो इसका जो हम फोटो है टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे नवीनतम पर्यावरण और परिदृश्य, आगे एक्सरसाइज है नवीन पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, जिसमें पहले है कि वर्ष 2021 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर साइट है। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में। अभी इसमें 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। 20 दिसंबर 2021 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि जो था 47वां रामसर स्थल के रूप में हैदरपुर आर्द्र भूमि जो कि उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया। हैदरपुर आर्द्र भूमि 2021 में रामसर अभी समय में शामिल जो हुआ भारत की 5 आर्द्र भूमियाँ हैं। सबसे लास्ट तो हुआ हैदरपुर आर्द्र भूमि, 47वें नंबर का है, उत्तर प्रदेश का। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। विंडावास कई बार पूछा गया, विंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा। वाधवाना वेटलैंड, वाधवाना गुजरात का। और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात का। ये कुल 5 है, 2021 में ऐड हुआ। 2020 में भी 5 आर्द्र भूमि ऐड हुआ था। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। कावरताल बिहार का, कावरताल बिहार। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। सुर सरोवर या किथम झील उत्तर प्रदेश। सोकर आर्द्र भूमि परिसर लद्दाख। नोट है कि सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम यूके में सबसे अधिक ये स्थल है 175 आर्द्र भूमि। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग है, कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग 1974 में ऐड हुआ था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील ऐड हुआ था। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल वाला। सबसे छोटा आर्द्र भूमि भारत का रेणुका वेटलैंड है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके वैराज है। कृत्रिम आर्द्र भूमि, कृत्रिम, तो यह है हरिके वैराज। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा 5। 47 में से 5 जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। शायद आई थिंक 5 महीने का, 47 में से 9 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड डे। आगे COP26 सम्मेलन जो हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड, मतलब यूके, कहीं यूके रहता है, यूके में हुआ। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लिए थे। इन्होंने पंचामित्र मंत्र दिया। पंचामित्र मंत्र कौन कौन सा था? पहला ये कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा था कि भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा को ज़रूरत अक्षय ऊर्जा को पूरा करेगा, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स से उसको कंप्लीट कर देगा। भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, 1 बिलियन। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% कम करेगा। और वहीं 5वां सबसे इम्पोर्टेंट था, 2070 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि वे पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान करेंगे। आगे बाघ गणना रिपोर्ट 2018, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 29 जुलाई 2019 को यह प्रकाशित हुआ। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 था, 2967। बाघों की संख्या 2968। 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी 33% वृद्धि हुआ। मध्य प्रदेश में 526 सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में 524 ऊपर से दूसरे स्थान पे, उत्तराखंड में 422 तीसरे स्थान पे, सबसे अधिक मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इससे पहले कर्नाटक टॉप पे था, इस बार यहाँ पे अधिक हो गया, तो मध्य प्रदेश इस बार टॉप पे है। उत्तर प्रदेश में 173, बिहार में 31, सुंदरवन में 88, महाराष्ट्र 312 स्थान के साथ चौथे नंबर पे आता है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रिप वाइल्ड लीडिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज बुक मतलब में रिकॉर्ड दर्ज किया गया।
जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ 231 है। एक टाइगर रिजर्व में इतना सबसे अधिक है 231। देश के 3 अभ्यारण्य डाम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य और पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचा। ये 3 है, डाम्फा, बुक्सा और पलामू। भारत में कुल बाघ की आबादी 63% टाइगर रिजर्व में रहता है, 63%। विश्व का कुल बाघ का आबादी का 70% जो है वो भारत में ही है, 70% भारत में ही है। अब है वैश्विक संरक्षण बाघ मानक CATS मान्यता प्राप्त भारत के टाइगर रिजर्व। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों से मान्यता मिला हुआ है। ये टाइगर जो रिजर्व है 14 है। ओरांग, मानस और काजीरंगा ये असम में है। ओरांग, मानस, काजीरंगा, ओरांग, मानस, काजीरंगा, ओरांग, मानस, काजीरंगा। कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। अन्नामलाई, मधुमलाई तमिलनाडु, अन्नामलाई, मधुमलाई तमिलनाडु। पेंच महाराष्ट्र, वाल्मीकि बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, परम्बिकुलम केरल और बांदीपुर कर्नाटक। भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व हैं। श्रीविल्लुपुत्थुर मेघामलाई टाइगर तमिलनाडु, अभी पढ़े थे तमिलनाडु, भारत का 51 नंबर का और तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का है। रामगढ़ विषधारी ये 52वें नंबर का है और राजस्थान का 4था है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, भारत का 53वां और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिलाकर ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला, जिसमें कोवलम समुद्र तट है तमिलनाडु का, कोवलम समुद्र तट। ईडन समुद्र तट है पुदुचेरी का, ईडन समुद्र तट। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वास्थ्य, सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे तेंदुआ यानी लिपार्ड्स का जो गणना रिपोर्ट 2018 का है, ये प्रकाशित हुआ 2020 में। यह रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया। तेंदुआ काफ़ी अधिक है, 12,852। मध्य प्रदेश में 3421 सबसे अधिक, 3421। कर्नाटक में 1783, जैसा टाइगर में है वैसे ही, मतलब पहले दूसरे स्थान पे। महाराष्ट्र उसमें 4थे स्थान पे था, इसमें 3रे स्थान पे है, 1690। तमिलनाडु 868, उत्तर प्रदेश में 316 था, बिहार में 98, झारखंड में 46। 2014 से 18 में 60% का वृद्धि हुआ। क्षेत्र की दृष्टि के से मध्य भारत एवं पूर्वी तट में सर्वाधिक तेंदुआ यानी 8071 तेंदुआ इधर ही देखा गया। मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये 2019 के आधार पर है। देश में कुल जो मैनग्रोव कच्छ है वो 4975 स्क्वायर में है, किलोमीटर स्क्वायर। ये कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। 2017 से अगर तुलना करें तो ये 54 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल में, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल है मैनग्रोव। दूसरे स्थान पे गुजरात में आता है 1177, ये 2112 है। तृतीय स्थान पे अंडमान निकोबार, चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश, 5वें स्थान पे महाराष्ट्र आता है। कुल मैनग्रोव वन में पश्चिम बंगाल अकेले 42.45 हिस्सा रखता है। मैनग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि गुजरात में हुआ है 37 वर्ग किलोमीटर और द्वितीय स्थान में वृद्धि महाराष्ट्र में हुआ है 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब आगे दिया है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2020 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 20 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। नोट में दिया गया है कि FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था, 1987 में। देश में वन और वृक्ष का जो क्षेत्रफल है वो 24.56% है, 24.56%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये वनावरण और वृक्ष अलग होता है। वन हुआ एक जगह बहुत सारा पेड़, वन जैसा फॉरेस्ट, और वृक्ष होता है घर के आसपास 1-2 पेड़ लगाए हैं वो। तो वन है 21.67% पे और वृक्ष है 2.89%। 2017 से अगर तुलना करें तो 0.65% वृद्धि हुआ है।
वन में वृद्धि हुआ 3976 और वृक्ष में वृद्धि हुआ 1212 किलोमीटर स्क्वायर। देश में मैनग्रोव बने 4975, अभी पढ़े थे, किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें वृद्धि हुआ है 54 किलोमीटर स्क्वायर। अब है कर्नाटक, जहाँ पे सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और केरल। सबसे अधिक क्षेत्रफल में कहाँ वन पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं प्रतिशत के बारे में बात करें तो मिजोरम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिजोरम 85% एरिया में वन ही है, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय आता है। कुछ अन्य तथ्य दिया गया है। भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमि देश के 3.83 क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र लक्षद्वीप है। सर्वाधिक वना मतलब जो अगर ये क्या बोलते हैं उसको केंद्र शासित प्रदेश से मिला दे तो लक्षद्वीप, वैसे राज्य में मिजोरम है, ठीक ना। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, निकोबार द्वीप। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित किगाली संशोधन। अगस्त 2021 में भारत ने किगाली समझौते को मंजूरी दिया था। इस संशोधन के तहत भारत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगा। किगाली शायद किसी का राजधानी है, कौन सा देश है वो। अगर भारत 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम कर देगा। चीन 2045 तक और अमेरिका 2034 तक इस लक्ष्य को हासिल करेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जारी किया गया। 5 प्रमुख प्रदूषण जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जमीनी स्तर का ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर को इस इंडेक्स का मानक माना गया है। इस आधार पर विश्व के विभिन्न शहरों को रैंकिंग दिया गया है, जिसमें सबसे गंदा जो होता है वो लाहौर का है, पाकिस्तान का लाहौर 423, नई दिल्ली 229, तृतीय स्थान पे काठमांडू 178, यानी पहला तीनों जो है वो एशिया का ही देश है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर स्विस संगठन है एक, यह वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर जो है वो भारत का ही है, 30 में से 22। भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है। सबसे कम प्रदूषित देश है प्यूर्टो रिको। सबसे प्रदूषित राजधानी में पहले स्थान पे है नई दिल्ली भारत का, दूसरे स्थान पे ढाका बांग्लादेश और तीसरे स्थान पे उलान बटेर मंगोलिया। सबसे प्रदूषित शहर में पहले स्थान पे होट्टन चीन और दूसरे स्थान पे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली, वही सबसे प्रदूषित शहर जो है गाजियाबाद है, विश्व का दूसरा गाजियाबाद, और भारत का सबसे प्रदूषित गाजियाबाद। ये विश्व का पहला कौन था? होट्टन पढ़े थे अभी, चीन वाला।